देखिए बेटा, लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 39 तक डिस्कस कर ली थी ना। अब क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। क्वेश्चन नंबर 40 है, calculate the energy required to move a body of mass m from an orbit of radius 2r to 3r। जैसे ये सपोज करिए कि अर्थ है और ये अर्थ की एक रेडियस है और ये एक दूसरी इसकी ऑर्बिट है। तो अर्थ से इसकी जो डिस्टेंस है वो 2r है, यहाँ पे डिस्टेंस 2r है और यहाँ पे डिस्टेंस 3r है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो मास m में रिवॉल्व कर रहा है तो इसको इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट में जाने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो ट्रांजिशन के लिए एनर्जी पूछ ली है कि ट्रांजिशन के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। अगर ये r इज इक्वल टू 2r से r इज इक्वल टू 3r में एंटर करता है तो जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में है। तो ऑर्बिट में यहाँ पे जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस Gmm बाय r के इक्वल। तो जो इसकी इनिशियल ऑर्बिट है उसमें इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, माइनस Gmm, और स्मॉल r जो है वो 2r के इक्वल है, तो ये माइनस Gmm बाई 2r के इक्वल होगा। और जब ये दूसरी ऑर्बिट में चला जाएगा, इस वाली ऑर्बिट में चला जाएगा, तो r की वैल्यू 3r हो जाएगी, वो इसकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा माइनस Gmm बाय ये स्मॉल r की जो वैल्यू है वो 3r के इक्वल हो जाएगी। तो इसने पूछा है कि इसको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पे जो एनर्जी है वो ui के इक्वल है और यहाँ पे जो एनर्जी है वो u फाइनल के इक्वल है। तो इसको जब एनर्जी प्रोवाइड करी जाएगी तो ये फिर हायर ऑर्बिट में जाएगा। तो इसको कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो डेल्टा u हो जाएगा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में से इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा u फाइनल माइनस u इनिशियल। तो u फाइनल की वैल्यू डाल दीजिए, u फाइनल हो जाएगा माइनस Gmm बाय 3r और ये हो जाएगा माइनस Gmm बाय 2r। तो देखिए ये वाला जो टर्म है ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो Gmm बाय r कॉमन आ जाएगा, इधर बचेगा प्लस 1/2 और इधर बचेगा माइनस 1/3। तो इसको सॉल्व करिए तो ये Gmm बाई r और ये 1/2 माइनस 1/3 1/6 के इक्वल हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी Gm स्मॉल m डिवाइड बाय 6r। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41।
So question number 41 है, a man can jump 1.5 मीटर हाई ऑन अर्थ। तो आदमी अर्थ के ऊपर 1.5 मीटर जंप कर सकता है। कैलकुलेट द हाइट में बी एबल टू जंप ऑन अ प्लेनेट, तो एक दूसरे प्लेनेट के ऊपर whose density is 1/4 that of the earth। तो जो प्लेनेट की डेंसिटी है वो 1/4 है, यानी कि 1/4 है अर्थ की डेंसिटी की। तो ये रो ई, ये सिचुएशन दी हुई है। एंड whose radius is, और प्लेनेट की जो रेडियस है दैट इज इक्वल टू 1/3 ऑफ द अर्थ, ये अर्थ की रेडियस के 1/3 है। ये सिचुएशन दी हुई है और पूछा है कि प्लेनेट के ऊपर जो हाइट होगी, अगर h की वैल्यू 1.5 मीटर दिया हुआ है तो प्लेनेट के ऊपर जो हाइट होगी वो कितनी होगी, h डैश की वैल्यू पूछिए। ठीक है, तो रेडियस और डेंसिटी वाला फॉर्मूला हमें चाहिए। तो देखिए, जो इसमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इंपॉर्टेंट है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई जी आर रो। ये डेरिवेशंस में हमने खूब यूज किया था। स्मॉल जी का फॉर्मूला 4/3 पाई जी आर रो के इक्वल होगा। तो प्लेनेट के ऊपर इसको हमने जी डैश कंसिडर कर लिया, तो ये आ जाएगा 4/3 पाई। जी की वैल्यू तो कभी नहीं चेंज होती है। ये आर के प्लेस पे आर प्लेनेट आ जाएगा और रो की प्लेस पे रो प्लेनेट आ जाएगा। तो प्लेनेट के ऊपर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसमें रेडियस आर प्लेनेट और ये रो प्लेनेट। तो ये जी हो गया अर्थ के ऊपर और ये जी डैश हो गया प्लेनेट के ऊपर। तो देखिए, जब कोई ऑब्जेक्ट, जैसे सपोज करिए कि यहाँ से ऑब्जेक्ट एच हाइट के ऊपर जाता है, तो वो उछलने के लिए काइनेटिक एनर्जी उसको प्रोवाइड करी जाएगी, और जब ये यहाँ पे जाएगा तो वो सारी की सारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जिस एनर्जी के साथ वो उछलेगा वो एनर्जी mgh हो जाएगी। और दूसरे प्लेनेट पे अगर वो उसी एनर्जी के साथ उछलता है तो उसकी जो मास है वो तो चेंज नहीं होगा, तो ये mg डैश h डैश के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो जो एनर्जी उसके पास थी जिससे वो उछल रहा है, यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी उसके पास है, वो जैसे ऊपर जाएगा तो जब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी, तो इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी थी वो इसमें कन्वर्ट हो रही है पोटेंशियल एनर्जी में, और यहाँ भी ये काइनेटिक एनर्जी इसमें कन्वर्ट हो रही है। तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी तो सेम ही है, तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी सेम होगी, लेकिन उसमें जो हाइट है वो चेंज हो जाएगी। तो इसमें जो इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी कि m हाफ एम बी स्क्वायर किसके बराबर होगा, एम जी डैश एच डैश के इक्वल होगा, और एम जी एच के बराबर भी होगा। तो ये m से तो m कट जाएगा, हमें h डैश की वैल्यू निकालनी है, तो h डैश हो जाएगा g इंटू एच डिवाइडेड बाय g डैश। तो g और g डैश की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। g की वैल्यू हो गई 4/3 पाई जी आर रो, और g डैश की वैल्यू हो जाएगी 4/3 पाई जी रो प्लेनेट, आर प्लेनेट और रो प्लेनेट इंटू एच। ये 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा और g कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें वैल्यूज डाल दीजिए, तो ये r इंटू रो प्लेनेट कितना है, रो प्लेनेट है 1/4 रो अर्थ, और आर प्लेनेट है 1/3 आर अर्थ इंटू एच। तो देखिए, ये जो रो अर्थ है ये रो से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि रो अर्थ को हमने रो लिया हुआ है, और जो आर अर्थ है वो आर को कैंसिल कर देगा, तो 4 3 12 एच के बराबर हो जाएगा। तो अगर वो अर्थ पे एच हाइट जाता है तो प्लेनेट पे 12 एच हाइट जाएगा, और एच की जो वैल्यू है वो 1.5 मीटर दी हुई है, तो 12 को 1.5 मीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 इंटू 1.5 ये 18 मीटर आ जाएगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो इसमें हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगाया है कि कोई चीज अगर जंप करती है, उछलती है, तो जो उसकी काइनेटिक एनर्जी जनरेट होगी वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। 3 mass points, each of mass m, are placed at the vertices of an equilateral triangle of side L. तो ये देखिए कि ये एक ट्राइंगल है, इक्विलेटरल है, और इसके तीनों पॉइंट्स पे ये जैसे A, B, C हो गया, और इसकी जो साइड है वो L दी हुई है, ये साइड L हो गई, और इन सभी पे मास रखा हुआ है। इस पे मास m है, इस पे भी मास m है, और इस पे भी मास m, तीनों पॉइंट्स पे मास m रखा हुआ है। What is the gravitational field and potential at the centroid of the triangle? तो इसका जो सेंट्रॉइड है, इसकी मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, तो ये इसके मिड पॉइंट को कनेक्ट करेंगे, इसके मिड पॉइंट को कनेक्ट करेंगे, ये इसका सेंट्रॉइड आ जाएगा, ये सेंट्रॉइड हो गया। सेंट्रॉइड पे हमें ग्रेविटेशनल फील्ड कैलकुलेट करना है, यानी कि E की वैल्यू निकालनी है। E एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इस पॉइंट पे A की वजह से फील्ड होगा, इस वाले मास की वजह से फील्ड होगा, इसको हमने EA कंसिडर कर लिया। B की वजह से यहाँ पे फील्ड होगा, उसको EB कंसिडर कर लिया, और C की वजह से फील्ड होगा तो उसको EC कंसिडर कर लिया। तो EA प्लस EB प्लस EC, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें वेक्टर सम लगाएंगे, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें हम अलजेब्राइक एडिशन नहीं कर सकते। तो ये जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसमें ये जो तीनों मीडियंस हैं, अब देखो इनकी डायरेक्शन क्या होगी। ए का जो फील्ड होगा, तो अट्रैक्शन, ये अंदर की तरफ इसको अट्रैक्ट करेगा, तो इसका फील्ड इस तरफ होगा, ये EA हो गया। ये इस वाले पॉइंट पे अगर मास रखेंगे तो उसको अंदर की तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये फील्ड B हो गया, और इस डायरेक्शन में ये फील्ड C हो गया, और ये तीनों एक दूसरे के इक्वल है। सिमेट्री की वजह से ये जो पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल 120 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, और इन दोनों का, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, तो इनका जो रिजल्टेंट है, A और C का रिजल्टेंट, वो इस डायरेक्शन में आएगा, मतलब EA के ऑपोजिट हो। तो A और C का रिजल्टेंट कैलकुलेट करते हैं, EAC कितना हो जाए, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी √EA² प्लस EC² प्लस ट्वाइस ऑफ EA इंटू EC। अब EA और EC का मैग्नीट्यूड तो का निकालना है ना सर। क्या बेटा? सर हमें तो AB और EC का निकालना है ना रिजल्टेंट। हाँ, तीनों का निकालना है बेटा, इन तीनों का रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है। तो पहले दो का कैलकुलेट करेंगे, पहले हमने A और EC का निकाल लिया, तो हाँ ये BC कह रहे हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा EB² प्लस EC² प्लस 2EB इंटू EC। पहले हमने इन दोनों का निकाला, इसको लिखा हमने EBC। अब देखिए कि इसका मैग्नीट्यूड, इसकी डिस्टेंस यहाँ से और इसकी डिस्टेंस यहाँ से इक्वल होगी, और दोनों के मासेस भी सेम है, तो दोनों का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो इक्वल होगा, यानी कि EB की वैल्यू EC के इक्वल आएगी। डायरेक्शन सिर्फ अलग अलग होगी, तो EC को भी हम EB के इक्वल रख सकते हैं। तो ये EB हो गया, और यहाँ पे रीजन लिख देंगे क्योंकि EC का जो मैग्नीट्यूड है वो EB के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 120 डिग्री, तो यहाँ पे cos 120 डिग्री आ जाए। तो दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है √P² प्लस Q² प्लस 2PQ cos थीटा, और इन दोनों वेक्टर के बीच में 120 डिग्री का एंगल होगा, तो cos 120 डिग्री की वैल्यू होती है -1/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ EB², और ये -EB², ये ट्वाइस ऑफ EB² हो गया, और इसमें से माइनस करेंगे तो EB² बचेगा, ये EB के बराबर हो जाएगा, यानी कि इनका रिजल्टेंट इसके बराबर होगा, लेकिन वो EC के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। नाउ EA और EB और EC, ये तीनों का मैग्नीट्यूड तो इक्वल होगा, क्योंकि सारे पैरामीटर सेम है, सिर्फ डायरेक्शन अलग अलग होगी। नाउ जो EBC है, B और C का जो रिजल्टेंट है वो EB के इक्वल है, यानी कि EA के इक्वल है, और जो EBC है, EBC उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो -EA के इक्वल हो जाएगा।
तो मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसलिए जो EBC है वो माइनस EA के इक्वल हो जाएगा। तो अगर हम नेट फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो वो नेट फील्ड आ जाएगा EA प्लस EB प्लस EC। तो ये जो EB प्लस EC है इसको तो हमने EBC से डिनोट कर दिया, ये ABC होगी और EBC की वैल्यू किसके बराबर होगी, माइनस EA के इक्वल। तो EA से EA कैंसिल हो गया, जो नेट ग्रेविटेशनल फील्ड है सेंटर पे, ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसको वेक्टर वाले फॉर्मूले जो हमने मोशन इन प्लेन में पढ़े थे वो वाले फॉर्मूले हमें इसमें यूज करने हैं। अब इसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और पूछा है, तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को तो हम अलजेब्राइक ऐड कर सकते हैं क्योंकि वो एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इस पॉइंट पे हम इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला हमने डिराइव किया था। तो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है माइनस GM/r। तो इस वाले पॉइंट पे अगर हमें सेंट्रॉइड पे पोटेंशियल निकालना है तो इस पे 3 पोटेंशियल होंगे, एक तो A की वजह से पोटेंशियल होगा, एक B की वजह से पोटेंशियल होगा और एक C की वजह से पोटेंशियल होगा। तो A की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो हो जाएगा, A की वजह से पोटेंशियल यहाँ पे निकालोगे तो माइनस GM, ये M मास का पोटेंशियल हमें कैलकुलेट करना है, तो ये कैपिटल M की जगह पे स्मॉल m आ जाएगा और ये वाली डिस्टेंस G से लेके A तक की डिस्टेंस आ जाएगी, इसको O ले लेते हैं हम, सेंट्रॉइड को O ले लेंगे क्योंकि G यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। उसी तरह से B का पोटेंशियल निकालोगे तो ये माइनस GM/OB आ जाएगा और इसका पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे तो ये माइनस GM/OC के इक्वल हो जाएगा। तो OA, OB, OC इन सब की वैल्यू तो इक्वल होगी, सिमेट्री है, तो OB, OC इन सब की वैल्यू इक्वल होगी और ये हो जाएगा माइनस 3 टाइम्स GM/OA। तो बस OA की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, ये OA की वैल्यू कितनी होगी, तो OA की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए जो सेंट्रॉइड है, ये सेंट्रॉइड इसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो सेंट्रॉइड से O से A तक की जो डिस्टेंस है ये 2 और ये 1, तो ये 2/3 हो जाएगा, 2/3 ऑफ दिस डिस्टेंस AD। आपको ये पता है ना कि ये जो मीडियन है, सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो 3 में से 2 हिस्से इसके पास होंगे और एक हिस्सा ये होगा, मतलब ये 2/3 होगा इस पूरी डिस्टेंस का, तो ये 2/3 ऑफ AD होगा। अब AD की वैल्यू कैलकुलेट करिए। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल की ज्योमेट्री से अगर ये पूरी लेंथ L है तो ये वाली लेंथ L/2 के इक्वल हो जाएगी और हम इस लेंथ को कैलकुलेट करेंगे AD को, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2/3 अंडर रूट दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, तो ये L स्क्वायर माइनस L/2 स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, तो हो जाएगा 2/3 ऑफ अंडर रूट L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर बाई 4, तो 2/3 ऑफ अंडर रूट 3L स्क्वायर बाई 4, तो ये 2/3 ऑफ अंडर रूट 3L/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये √3 से 3 कैंसिल होगा, तो ये L/√3 के इक्वल हो जाएगा। तो OA की जो डिस्टेंस है वो L/√3 के इक्वल आ जाएगी, तो ये हो जाएगा -3GM डिवाइडेड बाई L/√3, तो ये -3√3
3√3 GM/L के इक्वल हो जाएगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 43 में जो सैटेलाइट की लॉन्चिंग की बात कर रहा है कि भाई सैटेलाइट किस तरह से लॉन्च करी जाती है। तो सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए पहले तो ऑर्बिट की हाइट तक ले जाया जाता है और फिर उसको रिवॉल्व करने के लिए, ताकि सेंट्रीपिटल फोर्स उसको मिल सके, उसको एक स्पीड प्रोवाइड करी जाती है। तो दो स्टेज होती है, एक तो हाइट गेन करना यानी कि ऑर्बिट तक पहुंचाना, और फिर नेसेसरी उसको एक वेलोसिटी प्रोवाइड करना। तो दो तरह से उसमें एनर्जी दी जाती है। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि किसमें एनर्जी ज्यादा दी गई। तो पहली स्टेज देखिए, इन अ 2-stage launch of a satellite, the first stage brings the satellite to a height of 150 किलोमीटर। तो पहले स्टेज में तो सैटेलाइट को 150 किलोमीटर हाइट तक ले जाना है, एंड द सेकंड स्टेज गिव्स इट द नेसेसरी क्रिटिकल स्पीड टू पुट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। और सर्कुलर ऑर्बिट में पुट करने के लिए उसको एक नेसेसरी क्रिटिकल स्पीड दी जानी। तो विच स्टेज रिक्वायर्स मोर एक्सपेंडिचर ऑफ फ्यूल। तो किसमें ज्यादा फ्यूल की जरूरत होगी, यानी कि जिसमें ज्यादा एनर्जी लगेगी उसमें ज्यादा फ्यूल की जरूरत पड़ेगी। मास ऑफ अर्थ दिया हुआ है और रेडियस ऑफ अर्थ दिया हुआ है। तो पहले देखिए वर्क डन ऑन सैटेलाइट इन फर्स्ट स्टेज। तो फर्स्ट स्टेज पे जो वर्क डन है उसको हमने W1 कंसिडर कर लिया। तो देखिए जब उसको 150 किलोमीटर ऊपर ले जाएंगे तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी का मतलब h हाइट पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी और सरफेस पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी UI। तो दिस इज पोटेंशियल एनर्जी एट h। ऐसे ही हमने एक और क्वेश्चन भी किया था। तो ये h इज इक्वल टू 150 किलोमीटर, और ये वाली जो एनर्जी है दिस इज पोटेंशियल एनर्जी एट सरफेस ऑफ द अर्थ। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस होगा उतनी एनर्जी हमको उसको देनी पड़ेगी, क्योंकि जब वो h हाइट ऊपर जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी एट 150 किलोमीटर, तो h हाइट पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हो जाएगी -GMM अपॉन R प्लस H। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है U इज इक्वल टू -GMM/R। R जो डिस्टेंस है वो सेंटर से डिस्टेंस, अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस होती है। तो h हाइट पे जो R की वैल्यू है वो R प्लस H हो जाएगी, क्योंकि सेंटर से सरफेस तक की डिस्टेंस R और उससे आगे H, तो ये R प्लस H आ जाएगा। ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी सरफेस पे कितनी थी, -GMM बाई ये जो स्मॉल r है ये रेडियस के बराबर हो जाएगा, यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल हो जाएगा। तो इतनी एनर्जी हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अब इसको सॉल्व करिए तो इसमें ये GMM कॉमन आ जाएगा, तो ये यहां से बचेगा 1/r, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव, तो -1/r प्लस h। तो GMM इसका एलसीएम लेंगे, ये r इंटू r प्लस h हो जाएगा, फिर r प्लस h को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, r प्लस h माइनस r, ये r से r कट जाएगा। तो पहले स्टेज में जो वर्क डन होगा वो GMM इंटू h डिवाइड बाई r इंटू r प्लस h के इक्वल होगा। ये फर्स्ट स्टेज का वर्क। सेकंड स्टेज, तो सेकंड स्टेज का वर्क डन W2। तो ऑर्बिट की अपनी एक ऑर्बिटल स्पीड होती है, तो उसको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, काइनेटिक एनर्जी के बराबर। तो हाफ mv ऑर्बिटल। तो ऑर्बिट की जो स्पीड होगी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाने के लिए ऑर्बिटल स्पीड के बराबर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये हाफ
m हो गया मास ऑफ सैटेलाइट, स्मॉल m जो कैपिटल M है वो मास ऑफ अर्थ है, और ये ऑर्बिटल स्पीड हो गई v0 स्क्वायर के इक्वल। v0 होता है अंडर रूट gmm अपॉन r प्लस h। तो जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है वो अंडर रूट जी mm बाई r के इक्वल होती है। तो v0 स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? v0 होता है अंडर रूट gm अपॉन r, तो v0 स्क्वायर हो जाएगा हाफ m, और v0 स्क्वायर की वैल्यू gm अपॉन स्मॉल r। स्मॉल r की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? r प्लस h के बराबर हो जाएगी। तो h हाइट पे पहुंचने के बाद उसको इतनी काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट gm अपॉन r। यहाँ पे इसको वैल्यू डालिए तो जो स्मॉल r की वैल्यू है ये अंडर रूट gm अपॉन r प्लस h होगी। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी gmm डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ r प्लस h के बराबर। ठीक है, अब इसमें पूछा है कि भाई किसमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो देखिए कि किसमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ये काफी टर्म तो इसमें कॉमन है, gmm r प्लस h, gmm r प्लस h। तो इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो पता लग जाएगा कि किसमें ज्यादा काइनेटिक एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा एनर्जी देने की जरूरत पड़ेगी। तो W1 और W2 का रेशियो निकाल लीजिए, W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू, तो W1 हो जाएगा gmm h अपॉन r इंटू r प्लस h, और W2 की वैल्यू हो जाएगी gmm अपॉन ट्वाइस ऑफ r प्लस h। देखिए gmm कैंसिल हो जाएगा, ये r प्लस h कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 तो ऊपर चला जाएगा, 2h अपॉन r बचेगा, दिस इज 2h अपॉन r। तो ये W1 अपॉन W2 आ गया, तो W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू 2h, हाइट दी हुई है 150 किलोमीटर और r की वैल्यू होती है 6400 किलोमीटर। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 30 अपॉन 640, ये फिर 0 से 0 कट जाएगा, तो 3 अपॉन 64 आ जाएगा। तो W1 अपॉन W2 3 अपॉन 64 के इक्वल है, तो ऑब्वियसली W2 ज्यादा होगा, है ना, ये न्यूमरेटर कम है और डिनोमिनेटर ज्यादा है। ठीक है, तो W1 अपॉन W2 इज लेस देन 1, ये 1 से छोटा आ रहा है, यानी कि W1 इज लेस देन W2। ठीक है, तो जो सर्कुलर ऑर्बिट होगी, जो अर्थ की ऑर्बिट होगी, ये वाली एनर्जी ज्यादा होगी, ये वाली एनर्जी कम होगी। तो h हाइट तक ले जाने में कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, और उसको उस हाइट पे एक पर्टिकुलर एनर्जी देने के लिए आपको ज्यादा काइनेटिक एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, the escape velocity of a projectile on earth surface is 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। तो अर्थ की सरफेस पे जो एस्केप वेलोसिटी है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। A body is projected out with thrice its speed, एक बॉडी को इसकी थ्राइस स्पीड से प्रोजेक्ट किया जाता है। What is the speed of the body far away from the earth? तो जब ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाएगा तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, है ना, तो इसकी फाइनल स्पीड पूछिए।
फार अवे स्पीड, फार अवे का मतलब है इन्फिनिटी पे इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, यानी कि जब अर्थ के ग्रेविटेशन से बाहर चला जाएगा तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी। इग्नोर द प्रेजेंस ऑफ द सन एंड अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स ऑफ द अर्थ। तो देखिए अगर ये एस्केप वेलोसिटी से फेंका जाता है तो वो मिनिमम वेलोसिटी होती है, यानी कि उतनी मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और फार अवे स्पीड फाइनली 0 हो जाएगी। लेकिन अब उसको ज्यादा स्पीड दी गई है, तो अर्थ की जो ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जाने के बाद उसमें एक्स्ट्रा एनर्जी बचेगी, क्योंकि ये जो है मिनिमम एनर्जी नहीं है, एस्केप वेलोसिटी के बराबर नहीं। तो जितनी काइनेटिक एनर्जी की जरूरत होगी उससे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी इसको मिली है। तो इसमें क्या इक्वेशन बनेगी कि फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी, जितनी इसको एनर्जी दी गई है, यानी कि हाफ एम वी स्क्वायर, इसको इतनी एनर्जी दी गई है, और जितनी मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है हाफ एम वी ई स्क्वायर के बराबर। तो देखो इतनी मिनिमम एनर्जी थी, इतनी एनर्जी दी गई है, तो इसका जो डिफरेंस होगा उतनी फाइनल एनर्जी उसके पास बचेगी, और हमें ये वी एफ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हाफ एम तो इसमें से कॉमन आ जाएगा, कॉमन लेके ये कैंसिल हो जाएगा, तो वी एफ की जो वैल्यू है वो हो जाएगा अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस वी ई स्क्वायर। तो v की वैल्यू कितनी होगी, v है 3ve के बराबर, तो 3ve स्क्वायर माइनस ve स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9ve स्क्वायर माइनस ve स्क्वायर, तो ये अंडर रूट 8ve स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये अंडर रूट 8v के बराबर हो जाएगा। अंडर रूट 8 होता है 2 अंडर रूट 2 ve, तो एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू दे रखी है, तो इसकी जो फार ऑफ स्पीड हो जाएगी वो हो जाएगी 2 अंडर रूट 2 इंटू वीई, दैट इज 2 अंडर रूट 2 इंटू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, तो ये 22.4 अंडर रूट 2 किलोमीटर पर सेकेंड, ये इसकी फार ऑफ स्पीड हो जाएगी। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और नेचर ने एक गजब की, मतलब नेचर, इस बात को ध्यान से सुनिएगा जो मैं कह रहा हूँ, नेचर ने जो नियम बनाए हैं वो छोटी से छोटी चीज के लिए और बड़ी से बड़ी चीज के लिए एक जैसे हैं। जिस तरह से अर्थ और सैटेलाइट है, ये दो बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं, उसी तरह से छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स भी काम करते हैं। जैसे न्यूक्लियस के अंदर आप देखोगे तो, जो एटम के अंदर देखोगे तो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अबाउट चक्कर लगाते हैं, वो बिल्कुल ऐसे है जैसे सैटेलाइट प्लेनेट के अबाउट चक्कर लगाता है, और उसमें भी यही सारे रूल्स हैं, बिल्कुल इसी तरह के। तो आप जब 12th में एटम्स पढ़ेंगे तो भी आपको बिल्कुल यही चीज देखने को मिलेगी। जैसे ये सपोज करिए कि कोई प्लेनेट है, ये कोई प्लेनेट है, इसका मास m है, और कोई सैटेलाइट इसके अबाउट चक्कर लगा रही है ना, तो इसकी जो टोटल एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी, उसमें दो तरह की एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है और काइनेटिक एनर्जी। ये जो चक्कर लगा रहा है, सैटेलाइट जो चक्कर लगा रहा है, इसको सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करने के लिए काइनेटिक एनर्जी की जरूरत होती है, ताकि इसके अंदर स्पीड हो, और सेंट्रीपिटल फोर्स इसको नेसेसरी, मतलब ये जो स्पीड है वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इसको प्रोवाइड कर सके। और इसके अंदर क्योंकि ये अर्थ से h हाइट पे है, तो h हाइट पे इसकी अपनी एक पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। ये जो टोटल एनर्जी है ये नेगेटिव आती है, तो टोटल एनर्जी के नेगेटिव होने का मतलब है कि जो सैटेलाइट है ये इसके अट्रैक्शन से बंधा हुआ है, इसलिए ये दूर नहीं जा पा रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर जो नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी है वो ये बताती है कि ये जो सैटेलाइट है वो मास के, इस वाले अर्थ प्लेनेट का जो मास है उससे बंधा हुआ है।
अगर ये इसके फील्ड से बाहर चला जाएगा तो इसका मतलब है उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम है, यानी कि टोटल एनर्जी है, वो 0 हो जाएगा। टोटल एनर्जी 0 होने का मतलब है कि वो इसके अट्रैक्शन से दूर चला गया, मतलब इसके इन्फ्लुएंस में नहीं है। तो अगर कोई सैटेलाइट किसी प्लैनेट के चक्कर लगाता है तो उसका मतलब है कि उसमें टोटल एनर्जी नेगेटिव होगी। नेगेटिव इसलिए है कि वो इसके अट्रैक्शन से बंधा हुआ है, और जब उसकी एनर्जी 0 हो जाएगी तो उसका मतलब है कि वो उसके ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला गया, यानी कि उसके ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन से फ्री हो गया। तो सपोज करिए कि इसकी जो टोटल एनर्जी है वो -11.2 जूल आती है। मैं वैसे ही एक एग्जांपल बता रहा हूँ, बाद में इस क्वेश्चन को करूंगा। तो इसको इसके इन्फ्लुएंस से जाने के लिए जो फाइनल एनर्जी है वो 0 हो जानी चाहिए। तो इसको कितनी एनर्जी दी जाएगी? तो इसको एनर्जी दी जाएगी फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। ठीक है, तो जो फाइनल एनर्जी है वो तो 0 है, और इनिशियल एनर्जी -11.2 जूल। तो ये 11.2 जूल के बराबर, यानी कि जितनी नेगेटिव एनर्जी है अगर उतनी पॉजिटिव एनर्जी उसको दे दी जाए तो वो उसके इन्फ्लुएंस से बाहर चला जाए। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि इसको कितनी एनर्जी दी जाए। तो उसकी टोटल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, उसका साइन चेंज करेंगे, तो कितनी एनर्जी दी जाएगी वो पता लग जाएगा। तो बस हमें इसकी टोटल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो उसमें टोटल एनर्जी क्या होगी? टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है वो टोटल एनर्जी आएगी। तो पहले काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा ½ mv², और v की वैल्यू आपको पता है, v होता है √gm/r के इक्वल, gm/r, और r की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? gm/r+h के इक्वल हो जाएगी। इसके सेंटर से ये वाली जो डिस्टेंस है ये स्मॉल r+h के बराबर होगी। h इसकी हाइट है और r इसकी रेडियस। तो ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो ½ m और v² की वैल्यू हो जाएगी gm/r+h। तो काइनेटिक एनर्जी हो गया gmm/2r+h। आप इस फॉर्मूले को डायरेक्ट भी लिख सकते हो, है ना। ये फॉर्मूला हमने प्रूव करा हुआ है, तो फिर से दोबारा से प्रूव कर दिया। k की वैल्यू हो गई gmm/2r+h। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है U = -gmm/r, और r की वैल्यू हो जाएगी -gmm/r+h। तो इसकी टोटल एनर्जी इन दोनों के सम के बराबर हो जाएगी। तो टोटल एनर्जी आ जाएगी E total = पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई -gmm/r+h, और काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी gmm/2r+h। तो देखिए ये और ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी के हाफ के इक्वल है। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी के डबल के इक्वल है। तो आप ये फॉर्मूला अगर याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छा है। पोटेंशियल एनर्जी =-2k। ठीक है, तो ये इसका हाफ है, तो ये -½ बचेगा, -½ gmm/r+h। देखिए gmm/r+h तो कॉमन है, ये -1 ये 1/2, तो -1 और 1/2 को ऐड करोगे तो -1/2 बचेगा। तो जब कोई सैटेलाइट किसी प्लेनेट के अबाउट चक्कर लगाता है तो उसमें ये टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, मतलब इतनी एनर्जी उसके अंदर होती है। अब इसको कितनी एनर्जी दी जाए कि ये इसके ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से बाहर चला जाए, है ना। तो एनर्जी रिक्वायर्ड = माइनस टोटल एनर्जी। तो माइनस और टोटल एनर्जी हो गया ½ gmm/r+h। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी ½ gmm/r+h की। तो इतनी टोटल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी किसी प्लेनेट के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से बाहर जाने के लिए। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, what is the minimum energy required to launch a satellite of mass m kg from the earth's surface of radius r in a circular orbit at an altitude of 2r? तो एक सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए कितनी जरूरत पड़ेगी एक ऑर्बिट में डालने के लिए? उसका ऑल्टीट्यूड है 2r और अर्थ की सरफेस r के बराबर दी हुई है। तो जैसा 45th क्वेश्चन था उसी तरह का 46 है। अगर 2r हाइट है तो h की वैल्यू उसमें 2r के इक्वल हो जाएगी। तो E1 देखिए कितना है, माइनस जी एम एम अपॉन आर के बराबर है। तो जीएम की वैल्यू डाल दीजिए, ये जीएम की वैल्यू हो जाएगी माइनस जी आर स्क्वायर एम डिवाइड बाई आर। तो ये माइनस एम जी आर के बराबर हो जाएगा। तो अर्थ की सरफेस पे इतनी एनर्जी है, तो E1 है एनर्जी एट सरफेस। और उसकी ऑर्बिट में उसके पास कितनी एनर्जी होगी, E2 फाइनल एनर्जी हम कैलकुलेट करें तो 2r हाइट पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये अर्थ की सरफेस पे पहले हमने एनर्जी निकाल ली, फिर ऑर्बिट के अंदर टोटल एनर्जी कितनी होगी। तो ऑर्बिट के अंदर टोटल एनर्जी आ जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी माइनस जी एम एम बाई स्मॉल आर के बराबर। तो हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, अंडर रूट जी एम अपॉन आर प्लस एच, और ये माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाय आर प्लस एच, ये v का स्क्वायर कर दिया तो हो जाएगा हाफ एम जी एम अपॉन आर प्लस एच, और ये हो जाएगा माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस एच। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस हाफ जी एम एम अपॉन आर प्लस एच। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में भी हमने ये ड्राइव किया था, लेकिन इसमें h की वैल्यू दे रखी है। इसमें h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ जी एम एम डिवाइडेड बाई आर प्लस एच, h की वैल्यू 2r के इक्वल, तो हो जाएगा माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाई 3r टू द 6r, और इसमें gm की वैल्यू डाल दीजिए, ये gm इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर के इक्वल होता है। तो कैपिटल जीएम की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, कैपिटल जीएम हो जाएगा माइनस जी आर स्क्वायर इंटू एम डिवाइड बाई 6r। तो ये r से इसकी एक बार कैंसिल हो जाएगी, और ये हो जाएगा माइनस एम जी आर बाई 6। तो देखिए, जब ये ऑब्जेक्ट था अर्थ की सरफेस पे तो उसमें इतनी एनर्जी थी, और जब वो अपनी ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है तो इतनी एनर्जी है, तो उसको कितनी एनर्जी प्रोवाइड करी जाएगी, तो डेल्टा ई की वैल्यू हो जाएगी डेल्टा ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1। तो E2 की वैल्यू हो जाएगी माइनस एम जी आर बाई 6, और ये हो जाएगा माइनस एम जी आर। एम जी आर कॉमन ले लीजिए, तो इधर से तो 1 बचेगा और इधर से माइनस 1/6, तो 1 माइनस 1/6 5/6 के इक्वल हो जाएगा, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 5/6 एम जी आर के। ठीक है, तो इतनी एनर्जी उसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए।
तो इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 47। द मास ऑफ द प्लेनेट जुपिटर, तो जुपिटर का मास दिया हुआ है, इसको हमने mj लिख दिया। मास ऑफ जुपिटर इज 1.9 into 10⁻27 kg एंड दैट ऑफ द सन, सन का मास दिया हुआ है 1.99 into 10⁻30 kg। द मीन डिस्टेंस ऑफ जुपिटर फ्रॉम द सन, सन से जुपिटर की डिस्टेंस दी हुई है, ये 7.8 into 10⁻11 मीटर दिया हुआ है। कैलकुलेट ग्रेविटेशनल फोर्सेस व्हिच सन एक्सर्ट्स ऑन जुपिटर एंड द स्पीड ऑफ जुपिटर। तो देखिए जो जुपिटर है वो प्लेनेट है, वो सन के अराउंड चक्कर लगाता है। तो पहले तो ये पूछा है कि ये जो सन है जुपिटर के ऊपर कितना फोर्स लगाएगा। तो फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा Gm1m2 डिवाइडेड बाय r²। ठीक है, इन सब की वैल्यूज पता होती है, बस इनकी वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। m1 m2 की वैल्यू दे रखी है, r की वैल्यू दे रखी है और g की वैल्यू हमें पता होती है। ठीक है, ये सारी वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, फोर्स आ जाएगा। तो g की वैल्यू हो जाएगी 6.67 into 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। m1 1.9 into 10⁻27, m2 हो जाएगा 1.99 into 10⁻30 और r हो जाएगा 7.8 into 10⁻11 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे, सब कुछ SI यूनिट में है, तो फोर्स आ जाएगा न्यूटन के अंदर। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो ये 4.1 into 10⁻23 न्यूटन आ जाएगा। तो जिस तरह से सैटेलाइट प्लेनेट के अबाउट रिवॉल्व करता है, उसी तरह से प्लेनेट सन के अबाउट रिवॉल्व करता है, तो इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा। तो जैसे ये सन है और ये जुपिटर है, तो जुपिटर सन के अबाउट रिवॉल्व करेगा, तो उसके अंदर अगर वेलोसिटी है v, तो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन जो है वो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो इसमें क्या इक्वेशन बनेगी, mv² r इज इक्वल टू फोर्स, ये जो फोर्स हमने निकाला है, तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा और उससे हमें जुपिटर की वेलोसिटी का पता लगेगा। तो जुपिटर की जो वेलोसिटी है v², वो हो जाएगा f इंटू r डिवाइड बाई m। यहाँ पे जो हम m यूज कर रहे हैं ये मास ऑफ जुपिटर है, क्योंकि जुपिटर ही रिवॉल्व कर रहा है, तो जुपिटर की वेलोसिटी उसमें आएगी। तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √f/r/m। तो f की वैल्यू ये है, r की वैल्यू ये है और m की वैल्यू, ये जो मास ऑफ जुपिटर है इसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लोगे तो जुपिटर की वेलोसिटी आ जाएगी। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए, मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा, किसी फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं। सपोज करिए कि z कोई फंक्शन है जो x के ऊपर डिपेंड करता है, तो z इज अ फंक्शन ऑफ x। मैक्सिमा और मिनिमा दोनों के लिए, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, इन दोनों के लिए जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है
dz अपॉन dx वो 0 के इक्वल हो। तो जब आपको मैक्सिमम निकालना है तब भी यही कंडीशन यूज करोगे, और जब मिनिमम निकालना है तब भी यही कंडीशन यूज करोगे। तो मैक्सिमम का केस होगा तो उसमें मैक्सिमम की वैल्यू आएगी, और मिनिमम का केस होगा तो उसमें मिनिमम की वैल्यू आएगी। मैक्सिमम और मिनिमम फिजिक्स में आपसे एक साथ नहीं पूछे जाएंगे, तो दोनों के लिए आपको ये कंडीशन का यूज करना है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 48 क्या है। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि अ मास m इज ब्रोकन इनटू टू पार्ट्स। जैसे ये सपोज करिए कि कोई मास है m और ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, तो ये एक पार्ट हो गया m1 और दूसरा पार्ट हो गया m2। तो दिस मास हैव बीन ब्रोकन इन टू पार्ट्स m1 एंड m2। तो इनिशियली क्या इक्वेशन होगी कि जो m है, कैपिटल M, ये कांस्टेंट है और ये m1 प्लस m2 के बराबर होगा। तो m को अगर हम m ले लें तो m2 की वैल्यू कैपिटल M माइनस m के इक्वल हो जाएगी। हाउ आर m1 एंड m2 रिलेटेड? तो m1 और m2 का रिलेशन पूछा है, इन दोनों में आपस में क्या रिलेशन होगा m1 और m2 में, सो दैट फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन द टू पार्ट्स इज मैक्सिमम, कि इनके बीच का जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है वो मैक्सिमम हो सके। सपोज करिए कि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो r के इक्वल है। तो इसमें डिस्टेंस के बारे में नहीं पूछा गया है, बस इनके बीच में रिलेशन पूछा है, यानी कि जो m है वो वेरिएबल है, तो इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मैक्सिमम होना चाहिए। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है g m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। तो ये जो फोर्स है ये हो जाएगा g, m1 को हमने m ले लिया तो m2 हो जाएगा कैपिटल M माइनस m डिवाइड बाय r स्क्वायर। तो जिस तरह से ये z x का फंक्शन है उसी तरह से फोर्स स्मॉल m का फंक्शन है। ये कैपिटल G, कैपिटल M और r स्क्वायर ये सब कांस्टेंट है। ये दोनों मासेस हमने सपोज कर लिया कि r डिस्टेंस के ऊपर है, तो उसने पूछा है कि मास का आपस में क्या रिलेशन होगा, यानी कि अगर हम स्मॉल m कैलकुलेट कर लेंगे तो ये वाला मास भी हमें मिल जाएगा। तो जिस तरह से zx का फंक्शन है उसी तरह से f स्मॉल m का फंक्शन है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना कि नोट f इज अ फंक्शन ऑफ स्मॉल m। तो जैसे हम z को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे उसी तरह से f को स्मॉल m के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो अब f को स्मॉल m के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा d dm ऑफ f। f की वैल्यू डाल दीजिए तो g अपॉन r स्क्वायर और स्मॉल m को इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए m इंटू स्मॉल m माइनस m स्क्वायर। अब इसको डिफरेंशिएट करिए तो g अपॉन r स्क्वायर तो कांस्टेंट हो गया, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कैपिटल M कांस्टेंट और m का डिफरेंशिएशन 1 माइनस, जैसे x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है तो इसका डिफरेंशिएशन 2m हो गया। ये df अपॉन dm हो गया, मतलब फोर्स को हमने m के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। अब मैक्सिमम और मिनिमा के लिए हमें मैक्सिमम की वैल्यू निकालनी है, तो मैक्सिमा लिखेंगे फॉर मैक्सिमा df अपॉन dm, ये 0 के इक्वल आ जाएगा। तो ये हो जाएगा g अपॉन r स्क्वायर m माइनस 2m इज इक्वल टू 0। तो ये तो फिक्स्ड है, तो ये m माइनस 2m 0 के इक्वल होगा और m की वैल्यू 2m के बराबर हो जाएगी, यानी कि स्मॉल m m/2 के इक्वल आ जाएगा। तो स्मॉल m क्या है? पहले पार्ट का मास है, तो पहले पार्ट का मास हो गया m/2, तो दूसरे पार्ट का मास हो जाएगा m माइनस m1, तो ये m माइनस m/2 m/2 के इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब दोनों मास किस तरह से रिलेटेड है? इक्वल होंगे। तो कोई भी पार्ट, कोई मास है अगर वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, तो अगर उसके दो इक्वल पार्ट होते हैं m/2 और m/2, तो इसमें जो अट्रैक्शन फोर्स है वो मैक्सिमम होगा। अगर दोनों इक्वल नहीं होता है तो फिर जो अट्रैक्शन का फोर्स है वो मैक्सिमम नहीं होगा, यानी कि उससे ज्यादा भी फोर्स हो सकता है। तो उसने पूछा है कि ये दोनों मासेस आपस में किस तरह से रिलेटेड होंगे अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम है। ठीक है, तो m1 और m2 दोनों इक्वल होने चाहिए और m1 और m2 कैपिटल M/2 के इक्वल हो जाए।
क्वेश्चन नंबर 49 देखिए। क्वेश्चन नंबर 49 है, इफ द रेडियस ऑफ अर्थ श्रिंक्स बाय 2%, अगर रेडियस ऑफ अर्थ 2% श्रिंक हो जाए, मास कांस्टेंट रहे, हाउ वुड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज? $49 क्वेश्चन देखिए, ये जो जीएम है ये जी आर स्क्वायर के इक्वल होता है, तो जी की वैल्यू हो जाएगी जीएम अपॉन आर स्क्वायर। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इस तरह से डिनोट कर, वो कहता है कि रेडियस 2% श्रिंक हो गई, यानी कि डेल्टा आर की जो वैल्यू है वो 2% है। श्रिंक मतलब कम हो गई, तो जो डेल्टा आर है वो नेगेटिव होगा, ये -2/100 आर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमें कैलकुलेट करना है कि जी में कितना चेंज आ जाएगा। तो फ्रॉम एरर एनालिसिस, तो हमने फर्स्ट चैप्टर में ये एरर एनालिसिस पढ़ा था, तो इस तरह का जो डिवीजन का रूल था और पावर का रूल था, उसमें हम फ्रैक्शनल एरर कैलकुलेट करते हैं, डेल्टा जी अपॉन जी। तो डेल्टा जी अपॉन जी हो जाएगा डेल्टा जी डिवाइडेड बाय जी, इसकी फ्रैक्शनल एरर, प्लस मल्टीप्लिकेशन में प्लस लगाते हैं डेल्टा एम बाई एम, और ये प्लस 2 डेल्टा आर बाई आर के इक्वल हो जाएगा। तो देखिए जी में तो कोई चेंज नहीं है, यानी कि डेल्टा जी की वैल्यू 0 हो जाएगी। एम में कोई चेंज नहीं है, तो डेल्टा एम की वैल्यू 0 हो जाएगी। मास सेम है, 2 डेल्टा आर, टू डेल्टा आर, तो डेल्टा आर कितना है -2r/100 के इक्वल। डेल्टा आर की वैल्यू है -2/100 आर के इक्वल, डिवाइड बाई आर। ठीक है, ये डेल्टा जी बाई जी की इक्वल होगा, तो ये आर से आर कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा -4/100। तो अगर हम इसमें डेल्टा जी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो परसेंटेज चेंज अगर निकालेंगे तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -4/100 इंटू 100, ये 100 से 100 कैंसिल आ जाएगा और 4 हो जाएगा। ठीक है, -4। अब इसमें देखिए कि अगर रेडियस कम होती है 2% का, अगर श्रिंक करती है, रेडियस कम होगी तो ग्रेविटी बढ़ेगी, है ना। तो परसेंटेज चेंज इन जी पॉजिटिव आना चाहिए, तो ये 4% के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हम एरर इसमें यूज करते हैं, तो एरर में हम प्लस माइनस को प्लस ही लेते हैं, तो यहाँ पे ये माइनस को ड्रॉप कर देंगे, और जो फॉर्मूला है उससे देखेंगे कि अगर मान लीजिए कि ये एरर कम हो रही है, आर की वैल्यू कम हो रही है, तो जी की वैल्यू इंक्रीज होगी। यानी कि अगर आर में 2% का श्रिंक होता है, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 4% से इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है बेटा, इसमें कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं, ये क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा, नेक्स्ट क्लास में इनको डिस्कस करेंगे। संचय, कौन सा चैप्टर चल रहा है बेटा तुम्हारी क्लास में? सर सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो फिर क्या करें, नेक्स्ट क्लास में सेंटर ऑफ मास स्टार्ट कर दें? यस सर। ठीक है, ये जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं इनका मैं सॉल्यूशन भेज दूंगा, और नेक्स्ट क्लास में फिर सेंटर ऑफ मास स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, ओके सर। ओके।